हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा देश दैट इज भारत, इंडिया की कंडीशन वर्ल्ड इकोनॉमी के मामले में हम लोग कहाँ पर खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं। हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12, फॉर एनी क्लासेस, बिकॉज इट इज़ अ बेसिक डिस्कशन विच वी आर डूइंग इट। हमारे देश की कंडीशन इंडिपेंडेंस समय क्या थी वो हम लोग देखने वाले हैं। उसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया की कंडीशन आज कैसी है। तो देखते हैं हमारा कंडीशन आज कैसा है। सबसे पहले वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। देन नेक्स्ट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन परचेज पावर पैरिटी। अब ये परचेज पावर पैरिटी क्या है? जीडीपी नॉमिनल हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देख चुके हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे। ये क्या चीज है? जो चीज आप इंडिया में खरीद रहे हैं वही चीज आप इंडियन रुपीज में बाहर के देशों में कितने में खरीद सकते हैं, इसे ही परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? रुपया और डॉलर बहुत ज्यादा अलग अलग करेंसीज है। $1 70 रुपीज के बराबर है, बट क्या ये सही वैल्यूएशन कर रहे हैं हम? तो उसको जानने के लिए हम परचेजिंग पावर पैरिटी करते हैं। एग्जाम्पल, 1 लीटर दूध इंडिया में हम लोग 45, 50, 60 रुपीज तक खरीदते हैं। यही दूध आप यूएसए में कितने रुपए में खरीदेंगे, इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। और परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मिलिट्री पावर वी आर द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। संभल के रहना। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये भी हमारे से बड़ा इशू है। हम लोग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और चौथी सबसे पावरफुल। हमें हराना काफी मुश्किल है। ये कौन डिसाइड करता है कि हम पावरफुल हैं कि नहीं? ये बहुत सारी एजेंसीज डिसाइड करती है। वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्री की एजेंसी है वो डिसाइड करती है। ठीक, ये इसका एक्चुअल पैरामीटर अभी तक कभी नापा नहीं गया। द नेक्स्ट, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। गोल्ड के हम कितने शौकीन आप सबको पता ही है। हर भारतीय की पहली पसंद गोल्ड है और इसी वजह से वी आर द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिजर्व्स बट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होल्डिंग। हमारे माइंस में सोना नहीं, हमारे घरों में सोना है। देन अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए तो वी आर द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमारी कंडीशंस ब्रिटिशर्स ने खराब कर दी, बट 19th सेंचुरी तक इंडिया वॉज द मोस्ट लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। Undoubtedly, we have no comparison in any other country in the world. We were the world leaders. But ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ वही हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले और डिटेल में देखते हैं। देन रेलवेज की बात की जाए तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट रेलवेज इन द वर्ल्ड। यस, कैरिंग कैपेसिटी की बात की जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है हम कितने पैसेंजर कैरी करते हैं। तो हम एक साल में 8.2 बिलियन पैसेंजर्स कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा है। 82 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, वी आर द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री एंड मेनी मोर। इतना है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया इज रियली अ ग्रेट कंट्री। वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर गोइंग ग्रेट। और इसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए हम लोग आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में पहले ये देख लेते हैं कि हमारी कंडीशंस इंडिपेंडेंस के समय क्या थी। Stay tuned for the chapter. खुशी तो बहुत हो गई होगी। अब कंडीशन इंडिया की आज वैसी है, इंडिपेंडेंस समय नहीं थी, ये हमेशा ध्यान रखना। हम लोग अभी गुलाम नहीं थे, हम लोग बहुत पहले से गुलाम थे। बट जो कंडीशन हमारे ब्रिटिशर्स ने की उतनी बुरी कंडीशंस आज तक हमारी किसी ने नहीं की थी। हम लोग अपने रीजनल वॉर से काफ़ी आगे बढ़े। रीजनल वॉर के बाद दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर रीजनल पावर्स आया, उसके बाद फिर मुगल्स आया। मुगल्स तक तो बहुत ठीक, मुगल्स तक भी बहुत नुकसान हुआ, बट इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जो ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिशर्स अकबर के समय में ही यहाँ पर आना चाहते थे, बट अकबर के समय उसे सक्सेस नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय अकबर काफी और मुगल एम्पायर काफी स्ट्रांग हुआ करता था। 1757 में जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, डिक्लाइन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था मुगल एम्पायर। 1757 में जब मुगल एम्पायर खत्म होने शुरू हो गए थे, तब ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली धाक दी
और वो धाक थी बैटल ऑफ प्लासी की। वो बे ऑफ बंगाल के रास्ते से आए थे। क्यों? अरेबियन सी के रास्ते से आना काफ़ी मुश्किल था और वहाँ से डायरेक्ट एंट्री मार देना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स का बैरियर पड़ा हुआ था। बे ऑफ बंगाल से आना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि बंगाल के नवाब उस समय काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा और अनडाउटेडली इट वॉज अ वाइट वॉश फॉर द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल को वहाँ से भगा दिया गया और यहीं पर ब्रिटिशर्स की नींव पड़ी। ब्रिटिशर्स के आने के ठीक पहले नो डाउट हम लोग गुलामी के अंदर जी रहे थे, बट फिर भी इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी एज द प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, द एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर देयर इन इंडिया। इंडिया में कभी भी उसके पहले, इनके पहले भूखमरी और अकाल के बारे में इंसिडेंट्स बहुत कम सुनी जाती थी। नो डाउट इंडिया पूरे के पूरे इस्लामिक रूलर्स के अंदर था, फिर भी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। क्यों? जातिवाद और रिलीजियस दंगे फसाद उस समय नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इनको पता था कि एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। इंडिया कंडीशन बिगड़ती चली गई इनके आने के बाद से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले स्टैब्लिश किया कॉलोनी। ठीक, कॉलोनी का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन विच जो रूलिंग कंट्री होगा वो डोमिनेटिंग जिस कंट्री को डोमिनेट कर रहा है उस कंट्री के पॉलिटिकल कंट्रोल्स तो अपने पास रखेगा ही, एज वेल एज उसकी इकोनॉमी पॉलिसी बनाएगा। इकोनॉमी पॉलिसी क्या बनाएगा? ये अपने लिए एक ऐसा देश तैयार कर रहा था जो इसके देश की मॉडर्न आने वाली इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से रॉ मटेरियल तैयार करके दे। बिकॉज इंडिया वॉज, रिमेंबर, एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया कंडीशंस तीनों जगह पे हम काफी अच्छे थे, बट इनके आने के बाद हम लोग काफी बर्बाद होने चले गए। हम देखेंगे कैसे हमारी कंडीशन इनके आने के बाद कौन कौन से सेक्टर्स में किस किस कंडीशन में थी। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंडीशन आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड व्हेन दे लेफ्ट इंडिया। 190 साल राज करने के बाद इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे। तो ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री के साथ साथ एग्रेरियन कंट्री थी। एग्रेरियन कंट्री होने का फायदा ये था कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और जिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से उनके पास उन्हें ढेर सारा रॉ मटेरियल चाहिए था। तो उनका सीधा सीधा एक सेंटेंस फंडा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो करना क्या है? सिंपल सा मकसद है, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाओ और ब्रिटेन से इसी रॉ मटेरियल को वापस फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर लेके आओ और वो इंडियंस को बेचो। क्या इंडिया में इंडस्ट्री थी? इंडिया में इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, लेकिन इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि कैसे भी करके उस इंडस्ट्री को बर्बाद की जाए। क्या किया था इन्होंने बहुत कुछ किया था। एग्रीकल्चर को स्टैग्नेट करने के लिए इन्होंने ऐसी तरकीबें अपनाई कि इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हम लोग ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, बट इतने मजबूत थे कि अपना गुजर बसर कर लेते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद से सबसे बड़ा चीज क्या हुआ? सबसे बड़ा चीज हमारा कैरेक्टर, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है कैसा। हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो पूरी तरह से रूरल है। दूसरा, हम लोग पूरी तरह से एग्रीकल्चरल कैरेक्टर रखते हैं। हम किसान लोग हैं, खेती पथारी करना ज्यादा अच्छे से जानते हैं। 85% ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, बट देन ऑल्सो इट वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ वरी कि हम लोग उस समय भी सेल्फ सस्टेन्ड नहीं थे। ये सेल्फ सस्टेन्ड क्यों नहीं थे ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वाई एग्रीकल्चरल कंडीशंस इतनी बुरी क्यों थी, इतना स्टैग्नेट क्यों हो गया था, क्या किया था ब्रिटिशर्स ने जो ये कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी। आओ उसको देखते हैं। इसको नोट डाउन करना ज्यादा फायदा रहेगा, ये एज अ नोट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन फॉर स्टैग्नेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर। सबसे पहला उनका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स हमेशा अपनी बनाई हुई लैंड सेटलमेंट सिस्टम को फॉलो करते थे
और उनकी बनाई हुई लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर जमींदारी सिस्टम थी। लगान मूवी याद है? बस वही लगान फिल्म की बात याद रखना कि फार्मर की कंडीशन कैसी भी हो, वेदर की कंडीशन कैसी भी हो, बाढ़ आए, सूखा पड़े, लगान तो भरना पड़ेगा। और ये कोई मूवी नहीं जो क्रिकेट खेलकर आप जीत जाएंगे और लगान नहीं भरेंगे, आपको लगान भरना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। लगान भरने की वजह से फार्मर्स कंडीशन कभी कभी इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती थी, क्योंकि इंडिया में कभी कभी बारिश नहीं भी होती है, सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने की वजह से फार्मर्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे, और बर्बाद होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स कभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। ब्रिटिशर्स देख रहे होते थे, जमींदार देख रहे होते थे कि कैसे एग्रीकल्चरल कंडीशन खराब हो रहा है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इवन नेचर भी मेहरबान नहीं है, फिर भी फार्मर के साथ कोई मर्सी नहीं बरती जाएगी, फार्मर को लगान भरना पड़ेगा, मतलब भरना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इवन जमींदार जो हुआ करते थे वो काफी रिच टाइप के हुआ करते थे, उनके गांव से कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था, वो गांव आते थे अपने गुंडों के साथ या जिनके साथ भी लगान वसूल करने के लिए। लगान मीन्स व्हाट? इट्स अ टैक्स। द नेक्स्ट, दूसरा, ब्रिटिशर्स ने एक और चीज बड़ी अच्छी की थी, आपको पहले कहा था उनका मकसद क्या था। उनका मकसद था इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना। कौन से रॉ मटेरियल उनके जरूरी थे? तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप्स जरूरी था, और वो कैश क्रॉप्स उगाने के लिए इंडियन फार्मर्स को काफी ज्यादा पैसे देते थे। कैसे पैसे देते थे? ये कहते थे कि जो कॉमन फसलें हैं आप उसको मत उगाओ, आप कॉमर्शियल फसलों को उगाओ, दैट इज कैश क्रॉप्स को उगाओ। कैश क्रॉप्स क्या है? कैश क्रॉप्स का मतलब जूट, कॉटन, रबड़, टोबैको, ये सारी चीजें उगाओ। ये सारी चीजें में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, हम आपको पैसे देंगे। जो आप नॉर्मल चीजें उगाते हैं जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलने थे। तो ऑब्वियसली मैं किसान हूँ, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वही उगाऊंगा। इस चक्कर में हम लोगों ने सेल्फ कंजम्पशन वाली जितनी भी चीजें थी सब उगाना छोड़ दिया था। इंडियन फार्मर पूरी तरह से कॉमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहा था, सेल्फ कंजम्पशन पे नहीं। इसी वजह से इतना जबरदस्त एग्रीकल्चरल बेस होने के बाद भी हमारी कंडीशन कभी कभी भूखमरी तक ही आ जाती थी। हमारे देश में एग्रीकल्चरल लैंड कम है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका बेस्ट एग्जांपल आज है। हमारे देश में फार्मर्स की कमी है बिल्कुल नहीं है, 85% लोग फार्मर्स है, फिर भी भूखमरी से लोग मर जाए, ये काफी कंसर्न की बात है। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ हद तक फायदा किया तो बहुत हद तक नुकसान भी किया। सेल्फ कंजम्पशन हम लोगों ने बढ़ना बंद कर दिया था। ऑब्वियसली जहां ज्यादा पैसे मिले वहीं जाएंगे। देन नेक्स्ट, हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक ही डिमांड था, हमें खेतों से कैश क्रॉप्स चाहिए, कॉमर्शलाइज्ड क्रॉप्स चाहिए, हम मुझे अपने यहाँ लेके जाएंगे और बनाएंगे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो इन्वेस्ट भी नहीं करते थे। कहाँ इन्वेस्ट करना होता है? 3 जगह मेजर इन्वेस्ट करना होता है। पहला, आपको इन्वेस्ट करना होगा इरिगेशन टेक्नोलॉजी में, वो उन्होंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी टेक्नोलॉजी जो थी काफी लो लेवल की थी, इवन ट्रैक्टर्स तक इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हल और बैल वाली टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई बात ही नहीं थी, जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय तक इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। देन लो लेवल टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, और इवन जो एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कभी भी आके इनको मास एजुकेशन नहीं देते थे कि कैसे आप अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी सुधार सकते हैं। और जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी। हम लोग आज भी बहुत पुराने टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थे। इवन आज भी बहुत सारे जगहों पर हम लोग हल और बैलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में तो कुछ जगह की कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आज भी मॉडर्न सेंचुरी में भी, मॉडर्न एरा में भी लोग बैल का काम करते हैं और लोग बैल बनकर खेती करते हैं। देन नेक्स्ट, मास एजुकेशन नहीं देते थे। मास एजुकेशन नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं हुआ करता था। एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। एंड लास्ट, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी। कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी? 3 जगहों पर। पहला, फ्लड कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है, कोई खास व्यवस्था नहीं है, उस समय भी नहीं थी। देन टेरेस फार्मिंग की कोई बात करता ही नहीं था। टेरेस फार्मिंग का मतलब है स्लाइड बाय स्लाइड फार्मिंग करना, बट उसकी बात भी कोई नहीं करता था। एंड ड्रेनेज का तो नाम ही छोड़ दीजिए। आज भी इंडिया में ड्रेनेज फैसिलिटी सिर्फ वहीं पर है जो बहुत ज़्यादा डेवलप गाँव या बहुत ज़्यादा डेवलप शहर है। ड्रेनेज आज नहीं है तो उस समय क्या ही रहे होंगे। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम पे गवर्नमेंट कोई खर्चा नहीं करती थी। बस ये 4 मेजर रीजन थे। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कॉमर्शियलाइजेशन, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड चौथा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोने पर सुहागा तो अब हुआ। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने की वजह से 2 अलग अलग बड़े बड़े रीजन्स हमारे हाथ से निकल गए। पहला,
वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में हमारा काफ़ी बहुत बड़ा पोर्शन उनके हाथों में चला गया जो हम एग्रीकल्चर करते थे। पंजाब और हरियाणा देखे हो ना, वो फूड ग्रेन का स्टोर हाउस है, उससे ज़्यादा बड़ा ज़मीन हमारे हाथ से पाकिस्तान के रूप में निकल गया। कॉटन और फूड ग्रेन्स हम उनकी मदद से काफ़ी उगा सकते थे। एंड नंबर नेक्स्ट, ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज आज का बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश जाने की वजह से क्या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इंडिया कुड बी द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बट वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो पूरी तरह से बांग्लादेश के हाथों में चला गया और हम खाली हाथ रह गए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। देख ही लिया कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या करके रख दी थी, पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी। अगर वो चाहते, थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट तो दिखाई देते, अगर चाहते तो इसमें सुधार कर सकते थे, बट उनका देश थोड़ी है, उनके लिए तो सिर्फ कॉलोनी है। रिसोर्सेस निकालो और यहाँ से भाग जाओ, दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके बाद वाले वीडियोस हम लोग देखने वाले हैं कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पूरी तरह से बर्बाद हुआ और सर्विस सेक्टर जो बचा कुचा था, क्या वो बचा या नहीं बचा। In the upcoming videos, we will be going to see this. Thank you and have a nice day.